हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग आपका वैसे तो क्लास 11 का चैप्टर है, बट ये आपका जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका IIT JEE हो गया, नीट एग्ज़ाम हो गया, इनमें केमिकल बॉन्डिंग से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस तो आपको मिल ही जाएंगे। उसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग आपके बहुत सारे चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। जैसे S और P ब्लॉक के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग बेस्ड कंसेप्ट पे होते हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल आपका केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं केमिकल बॉन्डिंग की एक पूरी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सारे कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूँगी और लास्ट में मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस भी कराऊँगी, जिससे आप अपने एग्ज़ाम्स में विद एक्यूरेसी अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आएँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम बेसिक से शुरू करने जा रहे हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड हमारा होता क्या है, हाउ अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स एंड वाई अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्स। ठीक है, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है और क्यों बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बॉन्ड की बात करूँ तो सबसे पहले मैं बॉन्ड को एक्सप्लेन करती हूँ कि बॉन्ड कैसे बनता है। तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं कि कोई दो एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम मान लें कि ये हमारे दो एटम्स हैं, इनके बीच में क्या होता है कि कोई बॉन्ड होता है, यही हम पढ़ते हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए जो रियल कंसेप्ट है वो ये कहता है कि दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये एक तरह का फोर्स होता है जो वर्क करता है दो एटम्स के बीच में, दो एटम्स को बांधे रखने में जो हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, ये कोई बॉन्ड नहीं होता है, ये एक्चुअल में एक तरह का फोर्स होता है। सो वी कैन से दैट a chemical bond is a force that can act between two atoms to form a stable molecule। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि केमिकल बॉन्ड हमारा बनता कैसे, हाउ इट फॉर्म्स। ठीक है, तो जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एक तरह का फोर्स होता है, तो अब हम ये देखते हैं ये कौन सा फोर्स होता है और कहाँ पे वर्क करता है। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले मानते हैं कि हमारे ये दो एटम्स हैं। अभी तो ये काफ़ी दूर दूर हैं। सपोज करते हैं एक एटम A है और एक ये एटम B है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये एटम B का न्यूक्लियस है, और ये एटम A का इलेक्ट्रॉन है, ये एटम B का इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ऐसा नहीं और इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, इनके इनर्ट शेल में और इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके भी इनर्ट शेल में और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बट अभी हम यहाँ पे वैलेंस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने दो ही तरह के फोर्स पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन यहाँ पे कहाँ, इनमें कहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो अगर ये हमारे एटम्स दूर दूर हैं और अगर ये आपस में आकर जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से करीब आ रहे हैं, तो किसी फोर्स की वजह से आ रहे हैं, दैट मीन्स कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हुआ होगा। बाय रिपल्शन की वजह से तो ये दूर हटते हैं, आपस एक दूसरे से दूर हटते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से के करीब आके एक बॉन्ड जैसा फॉर्म कर रहे हैं, तो दैट मीन्स इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क कर रहा होगा। तो अब देखते हैं हम वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में लग रहा होगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिवली चार्ज होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, सो अगला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में। ठीक है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये दो एटम्स जो इतनी दूर दूर थे ये आपस में करीब आ जाएंगे। ठीक है, करीब आ गए। अब ये कब तक करीब आते रहेंगे, भाई यहाँ से चले कब तक करीब आया है, इतनी करीब आ गए। यहाँ पे अब क्या होगा, ये हमारा न्यूक्लियस और ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करने लगेगा। रिपल्शन किस किस के बीच में वर्क करेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में वर्क करेगा, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करेगा, और दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि अब ये दोनों एटम्स इससे ज़्यादा करीब नहीं आ सकते, और अगर इससे ज़्यादा एटम, सपोज करिए अगर ये एटम इससे ज़्यादा करीब आते तो क्या होता, फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से ये एटम एक दूसरे से दूर हट जाते और बॉन्ड हमारा टूट जाता, बॉन्ड की स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बचती। ठीक है, तो दैट मीन्स वो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ तक हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो डोमिनेंट रहता है फोर्स ऑफ रिपल्शन पे, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, समझ में आया बॉन्ड लेंथ क्या होती है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म, व्हाई अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म। ठीक है, सो केमिकल बॉन्ड बनता ही क्यों है, दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता ही क्यों है। अगर मैं आपको इसको ओल्ड कंसेप्ट के हिसाब से समझाऊं, जिसको हम बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग कि कोई भी मॉलिक्यूल कोई भी एटम क्या होता है हमारा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, जिसकी वजह से दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, बट इस कंसेप्ट को मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करूँगी जब, तब उसमें आपको समझाऊंगी। बट केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने का रीज़न जो है, जो एक्चुअल रीज़न है, वो इस रूल के हिसाब से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हैं जो फॉर्म हुए हैं और वहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं आपको आगे समझाऊंगी कि वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं या ऑक्टेट रूल क्यों फेल हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम अपना ये पढ़ रहे हैं कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है, तो मैं आपको केमिकल बॉन्ड का न्यू कंसेप्ट समझाती हूँ। ठीक है, न्यू कंसेप्ट क्या है, न्यू कंसेप्ट जो है वो आपका एनर्जी बेस्ड है। ठीक है, सो फंडामेंटल ट्रूथ क्या होता है, ये हम सभी को पता है कि कोई भी सिस्टम जो होता है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखना चाहता है। ठीक है, किस लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। कोई भी सिस्टम जो होगा वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम रखेगा टू गेन देयर स्टेबिलिटी। सो वी कैन रिलेट दिस टू टर्म्स, दैट मीन्स स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो ये जो आपको मैंने लिख के दिया फॉर्मूला, ये मेन रीज़न है कि कोई भी बॉन्ड फॉर्म क्यों होता है, वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को कम करना चाहता है और स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो इसको मैं ग्राफ की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, सपोज करिए ये हमारी क्या है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस पे क्या है हमारी डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, एक्स एक्सिस पे हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, और वाई एक्सिस पे है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अगर मैं मानूँ कि यहाँ पे क्या है कि ये हमारा कोई एक एटम है और एक कोई एटम हमारा यहाँ पे। ठीक है, अभी एटम्स हमारे दूर दूर है, सो ग्राफ क्या होगा, वो हमारा कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, जब हमारा एक ये एटम है, जब ये एटम हमारा यहाँ पे था, तो क्या हो रहा था, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी थी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब यहाँ से निगेटिव में है। वाई एक्सिस क्या है हमारी, निगेटिव में है। सो अभी क्या होगा कि अभी ये आइटम्स दूर दूर हैं, तो अभी इनमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में, और इसके न्यूक्लियर और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये एटम क्या होगा, मूव करेगा टुवर्ड दिस एटम। तो अगर हम मान लें कि ये एटम हमारा मूव करके यहाँ पे आ जाता है, अब देखिए जब हमारा एटम मूव करके यहाँ पे आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और घट गई। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, इतनी थी। यहाँ पे आते आते इसकी पोटेंशियल एनर्जी और कम हो गई। ठीक है, क्या ये एटम और मूव कर सकता है, देखते हैं। हाँ, मूव कर सकता है, अगर ये एटम हमारा मूव करके यहाँ पे आ जाए। ठीक है, अब देखिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी घट के कितनी आ जाती है, इतनी हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी सडनली इतनी घट जाती है। ठीक है, अब अगर हम सोचें कि हाँ ये एटम जो है हमारा थोड़ा और मूव कर जाए, तो अगर ये एटम हमारा मूव करके यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इतनी हो जाएगी। तो इन तीनों कंडीशंस को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इनकी नेमिंग कर देती हूँ, ए बी सी। सो सपोज करिए जब ये एटम हमारा मूव करके सी पोजीशन पे आता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, दैट मीन्स कि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, अच्छी बात है। हमारा केमिकल बॉन्ड फॉर्म इसी वजह से होता है जब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है और पोटेंशियल एनर्जी घटती है। बट यहाँ पे हम चेक करें कि क्या कोई ऐसी कंडीशन है, क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और कम हो सकती है। बी पोजीशन पे आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी आके सडनली मिनिमम हो जाती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, और कम हो गई। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी जितनी कम हुई उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा और बढ़ गई। ठीक है, उसके बाद अब आती है आपकी ए पोजीशन। अब ए पोजीशन पे आप देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारी, इतनी है। ठीक है, बट इस पोटेंशियल एनर्जी पे क्या है कि अगर हमारा बॉन्ड फॉर्म होता है तो क्या इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी, क्या आप सोचिए इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। ठीक है,
पहले तो मैं आपको बता दूं, इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क करने लगेगा इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपका क्यों क्या हुआ, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हमारी सडनली बढ़ गई और सडनली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई, दैट मीन्स स्टेबिलिटी घट गई। और स्टेबिलिटी क्यों घटी है? क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन वर्क कर रहा था, ठीक है। तो ये आपकी 3 पोजीशंस हैं। यहाँ पे इन तीनों पोजीशन में आप मुझे देख कर बताइए कि बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, ठीक है। मैं आपको नेमिंग किए देती हूँ, P Q एंड R, ठीक है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कौन सी होगी, P Q या R, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आज अभी के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके फ्रेंड्स, जूनियर या कलीग से हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।